हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। इसके अलावा हम लोग हिंदू में आए हुए एडिटोरियल की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला एडिटोरियल है गैंग्स ऑफ 7 ऑन द आप डिफेक्शंस। 7 का गिरोह आपके दल बदल पर। तो दोस्तों, अभी हालिया घटनाक्रम जो हुआ था जिसमें आपके 7 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसी पर यह एडिटोरियल आया है। तो पहले कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मुख्य विवाद क्या है, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, 24 अप्रैल 2026 को आपके 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 ने भाजपा के साथ विलय की घोषणा कर दी। राज्यसभा सभापति ने इस विलय को स्वीकार भी कर लिया है, जिससे इन सदस्यों पर दल बदल विरोधी कार्रवाई का खतरा टल गया है। अब लीगल लूप होल क्या है, खामी क्या है कानूनी में? तो 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में क्या है, पहले ये देखते हैं। तो जो 10वीं अनुसूची है उसे ही दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जिसे विधायकों के पाला बदलने से यानी अदला बदली करने से होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बनाया गया था। सीधा टर्म है आया राम गया राम वाली कहानी। तो विलय खंड मर्जर क्लॉज क्या है इसमें? तो वर्तमान नियमों के अनुसार यदि किसी पार्टी के विधायी समूह के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में विलय का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि 10 में से 7 सदस्य 2/3 की सीमा से अधिक हैं, इसलिए यह कदम कानूनी रूप से सुरक्षित दिखाई देता है। लेकिन जो दल बदल विरोधी कानून था उसमें यह मेंशन है कि किसी पार्टी के विधायी समूह के 2/3 सदस्य, लेकिन ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य। तो ये जो 10 राज्यसभा के सदस्य हैं वो पूरी आप पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज पर दलील दी जा सकती है। अब एडिटोरियल में आलोचना क्या की गई है? तो एडिटोरियल में यह तर्क दिया गया है कि यह कानूनी रूप से तो सही है, लेकिन नैतिक रूप से यह संदिग्ध है। यह 10वीं अनुसूची को शक्तिहीन बना देता है और इसके अनुसार इस तरह के सामूहिक दल बदल मतदाताओं के जनादेश के बजाय राजनीतिक तिकड़मबाजी को प्राथमिकता देते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो सबसे पहले वर्तमान सत्ताधारी दल की ताकत की बात करेंगे। तो इससे उच्च सदन यानी राज्यसभा में भाजपा की संख्या बढ़ गई है, जिससे विवादास्पद विधेयकों को पारित करना अब आसान हो जाएगा उनके लिए। और अगर आपकी बात करेंगे तो आपके बीच में संकट आ गया है। पार्टी को एक बड़े पहचान संकट और आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसी के अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए पहले। तो 10वीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना था, लेकिन यह तेजी से नियोजित विलय यानी इंजीनियर्ड मर्जर का एक उपकरण बन गई है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में दल बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। द 10th शेड्यूल वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग political stability, but it has increasingly become a tool for engineered merger. Critically analyze the effectiveness of the anti-defection law in the light of recent political developments. तो दोस्तों, इसे आप स्वयं लिखिए, स्वयं इसका एनालाइज भी कीजिए, इवेल्युएट भी कीजिए, और अगर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला न्यूज है कल्चर ऑफ वायलेंस ऑन द वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग। ये काफी न्यूज में रहा है। तो इसका सीधा साधा मतलब है हिंसा की संस्कृति वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग पर। अब ये घटनाक्रम क्या है, इंसिडेंट क्या है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो एक बंदूकधारी हाई प्रोफाइल गाला कार्यक्रम में सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहा और उस समय गोलियां चलाई गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया है। अब कुछ मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य बातें हैं जो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो एडिटोरियल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे अमेरिका में अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण ने वैचारिक मतभेदों को हिंसक टकराव में बदल दिया है। दूसरा, बंदूक कानून पर बहस, द गन डिबेट। वहां तो यह अमेरिका में हथियारों के प्रसार और द्वितीय संशोधन यानी सेकंड अमेंडमेंट द्वारा मिलने वाले संरक्षण की आलोचना करता है। एडिटोरियल में यह तर्क दिया गया है कि हथियारों तक आसान पहुंच दलीय संघर्षों को और अधिक घातक बना देती है। जाहिर सी बात है, अगर सभी के पास हथियार होंगे तो गांधी जी का जैसे कथन है कि आंख के बदले आंख अगर आपकी सोच होगी तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। सेम वही है कि आप सभी को हथियार दे रहे हो तो कब कोई सिरफरा किस पर गोली चला दे क्या पता। आए दिन हम न्यूज में देखते आते हैं कि स्कूल में स्कूली बच्चों पर गोली चला
गिरा दी गई है या किसी मार्केट प्लेस में गोली चल गई है, तो ये जो घटनाएं हैं अगर इसे रोकना है तो सबसे पहले ये जो गन कल्चर है उसमें अमेरिका को संशोधन करना होगा। अगला है सुरक्षा विफलता यानी सिक्योरिटी फेलर। तो यह तथ्य कि एक शूटर इतने सुरक्षित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच गया अमेरिका के घरेलू सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। तो अगर व्यापक संदर्भ में बात करेंगे तो इसमें जो है ये क्रूरता की संस्कृति से इसे जोड़ता है, जहां वैचारिक विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा को सामान्य माना जाने लगा है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं? क्या गन कल्चर पर रोक लगाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला न्यूज है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड SIR यानी चुनावी अखंडता और SIR यानी विशेष गहन संशोधन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और शहरी मलिन बस्तियों में चुनावी सूचियों के SIR से जुड़ी ये चर्चा में रही है ये न्यूज, और इसका विस्तृत विवरण क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक एक्सक्लूजन की बात की गई है, लोकतांत्रिक बहिष्कार। विश्लेषण यह बताता है कि SIR प्रक्रिया अक्सर दस्तावेजी आवश्यकताओं जैसे दीर्घकालिक निवास प्रमाण इन सब के आधार पर बड़ी संख्या में नाम हटा देती है। वल्नरेबल सेक्शन की बात करेंगे, असुरक्षित वर्ग की बात करेंगे तो प्रवासी हो, शहरी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगर UPSC के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी अनुच्छेद 326 से जुड़ता है। ECI के लिए चुनौती स्वच्छ सूची यानी फर्जी मतदाताओं को हटाना और समावेशी सूची का मतलब क्या है? यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक वोट दे सके के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन SIR में हमने देखा है कि बहुत से ऐसे नाम हैं, वैध नाम हैं जो छूट जा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिनको फेस करना पड़ रहा है वो निम्न वर्ग के लोग हैं। तो SIR में बहुत ही सोच समझकर ये प्रक्रिया को पूरा करना होगा, इसका संचालन करना होगा। अगला न्यूज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जिसमें कठुआ है, कठुआ के 6 सीमावर्ती गांवों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे है कि जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती गांव हैं, वहां पर देखिए विकास के कार्य नहीं पहुंच पाए हैं, ना के बराबर। इन क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वहां पे कनेक्टिविटी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इन सभी के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। दैट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सिक्योरिटी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बॉर्डर विलेजेस टू क्रिएट अ विकसित भारत एट 2047। सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने जो अभी पहले ऑलरेडी बता दिया, वही चीजें लिखी गई हैं कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हैं वहां के लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, वहां पर आर्थिक विकास को और गति प्रदान करना है, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये सब बातें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।